नमस्कार बच्चों। सॉल्यूशंस चैप्टर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली अंत में एक क्वेश्चन किया था और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन के रिजल्ट्स को आप दिमाग में रखना और इस क्वेश्चंस के थ्रू हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझने की हम कोशिश करेंगे। तो हमने क्या लिया था? हमने लिया था बेटा बेसिकली एक मिनट। हमने बेसिकली लिया था 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 1 मोल ऑफ लिक्विड 3 मोल ऑफ लिक्विड बी लिया था और पी नॉट ए 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी और पी नॉट बी 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। हमने काई ए काई बी वाई बी और पी टी निकाल लिया। ठीक है, चलिए आइए इसी क्वेश्चन में मान लो सेकंड पार्ट मैंने इस क्वेश्चन का आपको दिया कि विच कंपोनेंट इज मोर वोलाटाइल, मतलब ए या बी में से ज्यादा वोलाटाइल कौन सा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो थॉट्स दिमाग में आएंगे। पहला तो ये आएगा कि सर पी नॉट ए की वैल्यू 20 mm ऑफ एच जी है और पी नॉट बी की वैल्यू 10 mm ऑफ एच जी है। अगर मैं यहां से देखूं तो ज्यादा वोलाटाइल क्या लग रहा है? ए लग रहा है। इसी में एक दूसरा थॉट क्या आएगा कि पी ए की वैल्यू आ रही है पी नॉट ए का ये, तो पी ए क्या आ जाएगा 20 इंटू आई थिंक 1/4 आया था 5 mm ऑफ एच जी। और पी बी आ जाएगा पी नॉट बी का आई बी, ये आ जाएगा 10 इंटू 3/4 विच इज 7.5 mm। तो दो थॉट्स। अच्छा, यहां से ज्यादा वोलेटाइल कौन हमको दिखा? बी दिखा। तो दो थॉट्स आए। अगर मैं सिंपली पी नॉट ए पी नॉट बी देखूंगा तो पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं पी ए और पी बी देखूंगा तो पी बी की वैल्यू ज्यादा है। तो मैं बता दूं आपको, जब भी आपको वोलेटिलिटी चेक करना हो तो आप हमेशा क्या देखो? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। मैं लिख देता हूँ, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। मतलब ए की वेपर में जाने की टेंडेंसी इनहेरेंटली बी से ज्यादा है। हम लोगों ने पीए और पीबी को कंपेयर क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि पीए और पीबी की वैल्यू तो बेटा ये पी नॉट ए और पी नॉट बी पे तो डिपेंड करती ही है, ये काई ए और काई बी पर भी तो डिपेंड करती है। मान लो पी नॉट ए ज्यादा था जैसे इस केस में था, काई ए को मैंने कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है पी नॉट ए काई ए तो खुद ही कम हो जाएगा। पी नॉट बी कम था लेकिन काई बी अच्छा खासा ज्यादा था, तो पी नॉट बी काई बी ज्यादा हो गया। तो पीए और पीबी की वैल्यू तो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने किस मोल फ्रैक्शन में ए और बी को मिक्स किया। ठीक है ना? इसीलिए पीए और पीबी को देख के आप वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट डिसाइड नहीं करोगे। आप किसे डिसाइड करोगे? सिंपली आप उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को देखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलिए फिर अब एक चीज आप और समझो। जैसे आप एक बात समझो कि आपने क्या लिखा। ये सारे ही क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं आपको, जो मैंने लास्ट लेक्चर से कराने शुरू किए हैं, उनको प्लीज बहुत ही ध्यान से आप समझो पढ़ो। इतना आप पढ़ लोगे समझ लोगे तो ट्रस्ट मी, बोर्ड से लेके जेई मेंस जेई एडवांस्ड नीट सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है ना? लॉजिक समझो। अच्छा, अब आप जैसे सपोज करो आपने लिखा कि पी ए बराबर वाई ए पी टी एज पर डाल्टन्स लॉ एंड पी ए इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू पी नॉट ए का एज पर राउट्स लॉ। देयरफॉर यहां से वाई ए की वैल्यू क्या मिली? यहां से वाई ए की वैल्यू मिली पी नॉट ए का ये बाई पी टी। सिमिलरली आप क्या लिखते हो? पी बी इज इक्वल टू वाई बी पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी का बी। यहां से वाई बी की वैल्यू कितनी मिली हमको? यहां से हमको वाई बी की वैल्यू मिली पी नॉट बी का बी अपॉन पी टी। जरा एक बार वाई ए और वाई बी को कंपेयर करो। वाई ए अपॉन वाई बी क्या हो जाएगा? पी नॉट ए का ये अपॉन पी टी अपॉन पी नॉट बी का बी अपॉन पी टी। पी टी से पी टी कैंसिल, तो वाई ए बाई वाई बी क्या बचेगा? ये बचेगा हमारा पी नॉट ए का ये अपॉन पी नॉट बी का बी। इसका मतलब आप समझो,
वाई ए वाई बी क्या है बेटा? वाई ए वाई बी आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फेज है। तो वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा या बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पी नॉट ए और पी नॉट बी डिसाइड नहीं करेंगे, ये इनफैक्ट आपका काई ए और काई बी भी डिसाइड करेगा। और काई ए और काई बी क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज। तो वाई ए वाई बी से बड़ा भी हो सकता है, वाई ए वाई बी से छोटा भी हो सकता है। आप ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा है तो क्या वाई ए वाई बी से हमेशा बड़ा होगा, ऑलवेज? क्या ये बात सही है? नहीं। वाई ए और वाई बी में से कौन बड़ा होगा, ये पी नॉट ए काई ए के प्रोडक्ट और पी नॉट बी काई बी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है जरूरी नहीं कि उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा हो, जो कंपोनेंट लेस वोलेटाइल है जरूरी नहीं कि उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में कम हो। वो डिपेंड करेगा कि किस कॉम्पोजिशन में आपने मिक्स किया है, उस पर भी डिपेंड करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, वाई ए और वाई बी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पी नॉट ए और पी नॉट बी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो काई ए और काई बी पर भी डिपेंड करेगा। तो जब तक आपको काई ए काई बी नहीं पता है, जब तक आपको कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन नहीं पता है, आप वाई ए और वाई बी पे कमेंट नहीं कर सकते हो। तो मैं एक बात लिख देता हूँ क्या आप लोगों के लिए, द वैल्यू ऑफ वाई ए एंड वाई बी, क्या द वैल्यू ऑफ वाई ए एंड वाई बी depends on the data given in the question। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इनके कंक्लूजन्स को हमको समझना पड़ेगा और इस थॉट को दिमाग में हमको बैठाना पड़ेगा। तो वाई ए वाई बी को कंपेयर आप तभी करोगे जब डेटा आपको पता है। लेकिन अब आप समझो, नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ लाल कलर से, समझो आप जरा। मैंने इस क्वेश्चन में क्या माना है? मैंने इस क्वेश्चन में माना है कि ए इज मोर वोलाटाइल, मतलब पी नॉट ए बड़ा है पी नॉट बी से, ठीक है ना। यहां मैंने क्या अज्यूम किया है कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। इफ ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, तो आप बोल सकते हो ना कि पी नॉट ए बड़ा होगा किससे? पी नॉट बी से। याद आ रहा है? और मैंने क्या कहा था? पीटी तो एवरेज होता है पी नॉट ए और पी नॉट बी का, तो पीटी तो पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में लाई करेगा। अच्छा, अगर बी ज्यादा वोलाटाइल होता तो पी नॉट बी बड़ा होता, फिर पीटी आता, फिर पी नॉट ए आता। लेकिन थ्रू आउट द डिस्कशन में मैं क्या मानूंगा कि ए ज्यादा वोलाटाइल है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप समझो, अभी आपने क्या लिखा? अभी आपने लिखा पी ए बराबर, अब ध्यान से आंख कान खोल लो, पी ए बराबर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा वाई ए इंटू पी टी एज पर डाल्टन्स लॉ, एंड एज पर राउल्ट्स लॉ पी ए बराबर पी नॉट ए का ई। समझो, आपने क्या बोला? पी नॉट ए की वैल्यू बड़ी है पीटी से, इसका मतलब पी नॉट ए ज्यादा है और पीटी छोटा है। लेकिन वाई ए पीटी तो पी नॉट ए का ई के बराबर है, तो अगर पी नॉट ए बड़ा है पीटी से, तो देयरफॉर का ये छोटा होगा किससे? वाई ए से। सो वाई ए इज ग्रेटर देन का ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा, जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सिर्फ ये बोलना कंप्लीट नहीं होगा कि जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा होगा। मतलब आप बोल रहे हो कि वाई ए हमेशा ज्यादा होगा, अरे किससे? क्या वाई ए हमेशा वाई बी से ज्यादा होगा? अरे नहीं, वाई ए वाई बी तो डेटा पर डिपेंड करता है, हमने देखा। लेकिन हाँ, अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो वाई ए हमेशा काई ए से ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एंड सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो वाई बी कम होगा काई बी ज्यादा होगा। वो कैसे आप प्रूव करोगे? आप लिखोगे, मैं कर ही देता हूं, आप क्या लिखोगे? वाई बी पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, ये पी बी के बराबर हो जाएगा।
लेकिन इस बार पी नॉट बी छोटा है, पीटी बड़ा है, दोनों को बराबर करने के लिए वाई भी छोटा हो जाएगा और काई भी बड़ा हो जाएगा। तो इस रिजल्ट पे हम आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो मैं लिखता हूं क्या कि जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेस में। लिखता हूं क्या? हाँ, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपोनेंट which is more volatile will have greater mole fraction in the vapor phase as compared to its mole fraction in the liquid phase. Very very important। और नॉन वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल के लिए क्या लिखोगे? द component which has the component which is लिख दो, which is less volatile will have greater mole fraction in the liquid phase। पाई बी बड़ा आया था ना पाई बी से, will have greater mole fraction in the liquid phase as compared to its mole fraction in the vapor phase। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए। ठीक है ना? चलिए फिर अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। ठीक है। देखो इस रिजल्ट से हम लोग कितने अच्छे अच्छे कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। चलो आप एक बात सोचो बेटा, आपने ये जो क्वेश्चन लिया इसमें आपने क्या किया? उसमें आपने ए का लिया 1 मोल, ए लिया था ना, बी का लिया था 3 मोल। इनिशियली यही था ना, ए का 1 मोल मिक्स किया, बी का 3 मोल मिक्स किया। पी नॉट ए था 20 mm ऑफ एच जी और पी नॉट बी था 10 mm ऑफ एच जी। और आपने पीटी की वैल्यू कितनी निकाली? 12.5। इतना आपने निकाला, आपका आंसर आ गया, आप मस्त थे। लेकिन अब मेरे एक सवाल को आप समझना, अब आप मेरे एक सवाल को समझो, सोचना। जब मैंने क्या किया बेटा, इनिशियल मोल ऑफ ए और बी तो 1 और 3 थे, मैंने मिक्स किया इनको। जब आपने जस्ट मिक्स किया होगा, ये ए था 3 मोल, सॉरी ए था कितना मोल? ए था हमारा 1 मोल, बी था हमारा 3 मोल। जब आपने ए और बी को 1 और 3 मोल मिक्स किया, यहाँ पे सिर्फ ए का वेपर प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे सिर्फ बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी, मिक्स हमने किया। अब इसमें तो ए और बी दोनों होंगे। अब आप सोचो, जब आप वेपर प्रेशर नापोगे तो ए के कुछ मोल तो गए होंगे ऊपर, बी के कुछ मोल तो गए होंगे ऊपर। तो क्या सोल्यूशन में ए का 1 मोल रह जाएगा? क्या सोल्यूशन में बी का 3 मोल रह जाएगा? नहीं ना, कम हो जाएंगे ना। ए का 1 मोल से कम रह जाएगा सोल्यूशन में, बी का 3 मोल से कम रह जाएगा सोल्यूशन में। तो अगर ए का 1 मोल से कम रह जाएगा तो क्या काई ए की वैल्यू आप 1/4 ले सकते हो? क्या काई बी की वैल्यू आप 3/4 ले सकते हो? नहीं ना। ये तो आप तब लेते जब ए बिल्कुल ही ना इवेपोरेट हुआ हो, बी बिल्कुल ही ना इवेपोरेट हुआ हो, लेकिन दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों ही वेपर में जाएंगे, अरे तभी तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेटा। मेरा सवाल समझ में आ रहा है? लेकिन हमने तो 1 मोल ऑफ ए माना,
सोल्यूशन में 3 मोल ऑफ बी माइनस सोल्यूशन में काई ए 1/4 काई बी 3/4 निकाल दिया आंसर। तो मेरा सवाल ये है कि हमने क्या गलती की, या फिर अगर हमने गलती नहीं की तो हमने क्या अप्रोक्सीमेशन माना। हमें ऐसा क्या अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा सच दैट हमारा ये आंसर भी जस्टिफाई हो जाए और हम ये बात एक्सेप्ट भी कर ले कि हाँ काई ये चलो 3/4 अरे काई ये 1/4 होगा काई भी 3/4 होगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन? चलो मैं बताता हूँ, ज्यादा मत सोचो, मैं बताता हूँ। तो यही सब पॉइंट समझने हैं हमको। होता क्या है बेटा, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स या सॉल्यूशन का आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, एक बात हमेशा याद रखना, द कंटेनर कंटेन्स अ मूवेबल पिस्टन। ये क्या होता है? एक मूवेबल पिस्टन होता है which is of course massless and frictionless। ठीक है ना? होगा क्या? समझो मेरी बात को ध्यान से। ये सॉल्यूशन था, इसमें ए भी था, इसमें बी भी था। अब मैंने क्या बोला, हमें आंसर और यही लाना है, पीटी इज टू 12.5 और हमें ऐसा कुछ रीजनिंग देनी है, अप्रोक्सीमेशन मानना है सच दैट आंसर भी 12.5 रहे, का ये 1/4 ही मानना पड़े, का भी 3/4 ही मानना पड़े। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन? अप्रोक्सीमेशन ये होता है बेटा, ये जो पिस्टन है, ये जो मूवेबल पिस्टन है, ये इस सॉल्यूशन के जस्ट ऊपर रखा है, dx डिस्टेंस हल्का सा ऊपर रखा है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिस्टेंस ऊपर रखा है। और जब ये इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिस्टेंस ऊपर रखा रहेगा तो क्या होगा, हल्का सा ए बनेगा वेपर, हल्का सा बी बनेगा वेपर, मतलब ए का बहुत 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 कम मोल गया वेपर में, बी का बहुत 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 कम मोल गया वेपर में, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। और आप वेपर प्रेशर मेजर कर लो। जब ए का बहुत 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 कम मोल गया वेपर में, बी का बहुत 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 कम मोल गया वेपर में, अभी भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन द सॉल्यूशन कितना मान सकते हैं? ऑलमोस्ट 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन द सॉल्यूशन कितना मान सकते हैं? ऑलमोस्ट 3। तो आप मान सकते हो अब कि काई ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/4 एंड काई बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3/4। लेकिन ये कब? जब आपने पिस्टन को सॉल्यूशन के जस्ट ऊपर रखा है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिस्टेंस, हल्का सा ऊपर रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। और जब पिस्टन को आपने हल्का सा ऊपर रखा है, जब पहला बबल ऑफ वेपर बनता है, जब पहला बबल ऑफ वेपर बनता है बच्चों, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? बबल पॉइंट। क्या बोलते हैं? बबल पॉइंट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है आपके किसी भी बुक में, एनसीईआरटी में या किसी में भी, कि फाइंड काई ए काई बी वाई ए वाई बी एंड पीटी, और आगे कुछ ना लिखा हो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है इट इज आस्किंग इनिशियली, या फिर व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट शुड बी अंडरस्टूड। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने देखा आपका थॉट प्रोसेस क्या रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं एमएम बोल रहा हूँ पीछे, कोई बात नहीं, आप इसको सेंटीमीटर एमएम कुछ भी मानो, आंसर से मतलब है इसको। तो हमारा 12.5 क्या आएगा? बबल पॉइंट है। क्या मेरी बात भेजे में घुस रही है? क्या मेरी बात आपके खोपड़ी में घुस रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। बहुत अच्छा, अगर ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है। अब देखो आगे हम क्या करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, सोचना समझना, थोड़ा टाइम देना, वक्त देना, तब ये दिमाग में घुसता है। इस चैप्टर के थॉट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो बेटा, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया। एक्सटर्नल प्रेशर जब मैं कम करूंगा, बाहर का प्रेशर जब मैं कम करूंगा, तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो ये स्पेस सॉल्यूशन और पिस्टन के बीच का बढ़ जाएगा, तो ए और वेपराइज होगा, हल्का सा बी और वेपराइज होगा। तो जब ए और बी और वेपराइज होगा, अब तो हम ए का, अब हम नहीं मान सकते कि सॉल्यूशन में ए का 1 ही मोल है ऑलमोस्ट। अब हम ये नहीं मान सकते कि सॉल्यूशन में बी का ऑलमोस्ट 3 मोल है। अब वो 1 से कम होगा, अब वो 3 से कम होगा। पिस्टन को आप और ऊपर करो, ए के मोल और कम होंगे, बी के मोल और कम होंगे, और वेपर बनेगा। ए को पिस्टन को और ऊपर करो, ए और वेपराइज होगा, बी और वेपराइज होगा।
तो इस तरह करते करते बाहर का प्रेशर कम करो, पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, तो धीरे धीरे पूरी की पूरी लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगी कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बताओ? ठीक है ना? और अंत में क्या होगा? हमारे पास लिक्विड में बचेगा लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। क्या बचेगा? लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ठीक है ना? लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड पे क्या होगा? अब आप सोचो, जब यहाँ पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचा, तो इसका मतलब पूरा का पूरा लिक्विड हमारा ऑलमोस्ट वेपर में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं? पूरा का पूरा ए जो हमने इनिशियली लिक्विड में लिया था वो वेपर में चला गया, पूरा का पूरा बी जो हमने इनिशियली लिक्विड में लिया था वो वेपर में चला गया कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इनिशियल मोल्स अगर ए के सॉल्यूशन में 1 थे, तो अब वेपर में ए के कितने मोल आ जाएंगे? ऑलमोस्ट 1। पूरा का पूरा ए ऑलमोस्ट वेपर में आ गया। हाँ, बहुत ही कम अमाउंट होगा इस लास्ट ड्रॉप में, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ए वेपर में आ गया। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बी किस में आ गया? वेपर में। तो मैं कह सकता हूं क्या? मैं कह सकता हूं फॉर लास्ट ड्रॉप ऑफ फॉर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, जो कॉम्पोजिशन इनिशियल लिक्विड की थी काई ए इनिशियल विल बी द काई ए फाइनल। Initial composition of liquid will become the final composition of vapor. Chi A initial will become Ya final, and chi B initial will also become phi B final. Am I making my point clear? क्या ये बात आपके खोपड़ी में, क्या ये बात आपके भेजे में समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? ठीक है। तो 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसे सबसे अच्छा, और इस पॉइंट को जहां पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बची, उस वक्त के पी एक्सटर्नल को हम लोग बोलते हैं क्या? ड्यू पॉइंट। समझाऊंगा भी। हमें बबल पॉइंट तो निकालना आ गया, 50 mm ऑफ एच, अरे 12.5 सेंटीमीटर ऑफ एच आया। ड्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे? ड्यू पॉइंट पे कॉम्पोजिशन क्या होगी सोल्यूशन की, ये सब निकालना भी हम सीखेंगे। मैं क्या कह रहा था? मैंने आपसे ये कहा कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कितने तरीके के? 3 तरीके के। पहला, अच्छा आपको निकालना क्या है? वही काई ए, हर बार काई ए, काई बी, वाई ए, वाई बी एंड पी। 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला इनिशियली, या फिर कब? व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड। मिड में कहीं पे, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए एंड बी हैज बीन वेपराइज्ड, फिक्स्ड या गिवन अमाउंट, फिक्स्ड या गिवन अमाउंट ऑफ ए या बी हैज बीन वेपराइज्ड। और अंत में क्या? फाइनली, जिसे आप क्या बोलोगे? व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट। ठीक है। तो चलो इसी क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको जो डाटा दिया था, पी नॉट ए 10, पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट ए 20, पी नॉट बी 10, उसी में सपोज करो इस क्वेश्चन का दूसरा तीसरा पार्ट जो भी हो, तीसरा पार्ट, फाइंड फाई ए, फाई बी, फाई ए, फाई बी एंड पी टी when when 1 mole of P is vaporized। मतलब ये आपको मिड में निकाल रहा हूं। तो कैसे करेंगे जरा समझना, इसको समझने का तरीका देखो कैसे करेंगे इसको। ये सॉल्यूशन, जब 1 मोल ऑफ बी वेपराइज हो जाएगा, 3 मोल ऑफ बी लिया था, तो सॉल्यूशन में बी के कितने मोल बचेंगे? 2 मोल। 1 मोल बी का आ गया वेपर में, ये बी है। और जब बी का 1 मोल वेपराइज हुआ है, तो सपोज करो ए का एक्स मोल वेपराइज हुआ हो। ए हमने लिया ही था 1 मोल, तो अगर एक्स मोल वेपराइज हो गया, सोल्यूशन में बच कितना जाएगा? एक्स। यहाँ एक्स है नंबर ऑफ मोल्स, ये काई नहीं है, एक्स यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना?
तो बस अब हम कैसे करेंगे समझो। हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे पी पी ए बराबर पी नॉट ए का ये इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी। जरा सॉल्व करो इसको, वैल्यू भरो। तो पी नॉट ए कितना था, पी नॉट ए हमारा था 20 का ये कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 माइनस एक्स हो गया मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल 2 प्लस 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना बेटा। वाई ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन द वेपर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी टी। सिमिलरली पीबी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीबी आपका आ जाएगा पी नॉट बी काई बी वाई बी इंटू पी टी। और पी नॉट बी कितना था 10, काई बी क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस एक्स और वाई बी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी टी। ये मान लो 1 है और ये मान लो 2, 1 और 2 का रेशियो। सॉल्व करने के लिए रेशियो ले लो, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। पीटी से पीटी गया, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स गया, 3 माइनस एक्स से 3 माइनस एक्स गया, 10 टू द 20 20 ये गया। या देखो तो क्या बचा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स। एक्स बराबर कितना हो गया, हाफ। एक्स बराबर कितना हो गया, हाफ। ठीक है ना। और अगर x बराबर हाफ हो गया, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन द सॉल्यूशन कितना बचा, 1 माइनस हाफ, हाफ वेपर में कितना गया, हाफ। देयरफॉर का ये कितना हो जाएगा, हाफ मतलब 0.5 अपॉन 2 प्लस 0.5, 0.5 अपॉन 2.5 मतलब 1/5। तो का भी कितना हो जाएगा 4/5। का ये कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5 तो मतलब 1/3। तो वाई भी कितना हो जाएगा 2/3। और अब निकाल लो वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर पीटी कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 1:4 के रेशियो में, या फिर तो कितना आएगा 12, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लो यार, पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का बी। ये कितना हो गया 20 इंटू 1/5 प्लस 10 इंटू 4/5 विच इज ऑफ कोर्स 12। आंसर मैच कर। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी में एक सवाल और क्या पूछेगा, लास्ट सवाल, फाइंड वाई ए वाई बी काई ए एंड काई बी एंड पी टी when last drop of liquid has to be vaporized। ठीक है ना, when last drop of liquid has to be vaporized। कैसे करेंगे, जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड को आप वेपराइज करोगे बेटा, तो मैंने क्या बताया जरा इसको देखो तो। फॉर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड आप बोल सकते हो क्या कि काई ए इनिशियल बराबर वाई ए फाइनल, काई बी इनिशियल बराबर बी फाइनल। तो आप लिख सकते हो क्या, वाई बी फाइनल बराबर क्या काई बी इनिशियल एंड वाई ए फाइनल बराबर काई ए इनिशियल। काई ए इनिशियल कितना था 1/4 था, काई बी इनिशियल कितना था 3/4। ये वाई बी आ गया और ये वाई ए आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है बोलो। और क्या निकालना है, काई ए काई बी निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, आप लिखो पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए वाई ए इंटू पी टी। therefore काई ए क्या हो जाएगा वाई ए पी टी बाई पी नॉट ए। सिमिलरली काई बी क्या हो जाएगा वाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी। रेशियो ले लो, पीटी से पीटी गया तो काई ए बाई काई बी क्या हो गया वाई ए बाई वाई बी। यहाँ आ गया पी नॉट ए और ऊपर क्या चला गया पी नॉट बी। ये कितना आ जाएगा 1/4 पी नॉट 10 और ये कितना है वाई बी 3/4 इंटू 20। 4 से 4 गया, कितना आ गया 1/6। तो काई ए बाई काई बी कितना आया 1/6। देयरफॉर काई ए इज इक्वल टू
1/7 chi b is equals to 6/7। कैलकुलेशंस आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। मैं भी तो एक बार देखने एक बार रफ नजर निकालूं। y a p t p नॉट a y b p t p नॉट p t गया y a by 3 a y b by ये कितना हो गया था 1/4 क्या आ गया 10 था। ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है, ठीक है ना। का ये 1/7 ठीक है, ठीक है। चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। और प्लीज ये जो लेक्चर आज मैंने पढ़ाया है इसको प्लीज बहुत ही ध्यान से, समझदारी पूर्वक, संयम के साथ आप पढ़ना। चीजें बहुत ही क्लियर होंगी जो कि हमको आगे वाले लेक्चर्स में हेल्प करेगा। वेल, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय, बाय बाय।